नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। 100 क्वेश्चंस आपको नंबरिंग के साथ मैं आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। यानी एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अगर आप कहेंगे तो 3, ऐसे ही मैं 2, 3, 4 मॉडल पेपर और दे दूंगा आपके लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं के लिए एक प्रकार से ब्रह्म बाण है ये। आपकी परीक्षा चाहे मेजर में आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हो, चाहे माइनर में आपका सब्जेक्ट हो, यही पढ़ना पड़ता है। जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में माइनर पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो समाज शास्त्र में अगर आपका सब्जेक्ट है प्रथम सेमेस्टर में माइनर में सोशियोलॉजी, चाहे आप बीएससी में है, बीकॉम में है या फिर किसी और कोर्स में है, ठीक है, माइनर में आपका सोशियोलॉजी, तो आपको यही पढ़ना और ऑब्जेक्टिव आते हैं। और बाकी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो क्या नाम है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई, एमजेपीआरयू हो गई, ठीक है। ऐसे और कई विश्वविद्यालय आपके हैं जो परीक्षा ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमजेपीआरयू हो गई, बीयू झांसी और कई विश्वविद्यालय हैं जहां की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। और बिहार के लगभग कई विश्वविद्यालय जहां पर परीक्षाएं एक प्रकार से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो मेजर माइनर सभी के लिए 2025 का यह एक प्रकार से मॉडल पेपर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बेहतर क्वेश्चंस आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर आपको बता दूंगा ऐसे लेवल के क्वेश्चंस जो मैंने रखा है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और ये प्रश्न 2025 में आपको आपकी परीक्षा में छपे हुए दिखेंगे। मात्र और मात्र 100 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला रहेगी। ये एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट 1 है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट 2 जल्द ही 1-2 दिनों में मैं दे दूंगा, प्रैक्टिस सेट 3 भी दे दूंगा, बस आपके हो जाएंगे। और जैसे ही आपके पेपर नजदीक आएंगे, पेपर के एक दिन पहले मैं आपको बता दूं, मैं 500 क्वेश्चंस की एमसीक्यूज की श्रृंखला लाऊंगा। जैसे एक प्रकार से मैं अधिकतर सब्जेक्ट की लाता हूं, उसमें एक प्रकार से संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर दूंगा। वैसे ये 100 क्वेश्चंस भी सभी चैप्टर से, सभी यूनिट से मैंने निकाले हैं और आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। अब आइए एक एक करके, इसमें मैंने बड़ी मेहनत करी है। इस क्वेश्चंस को मैंने एक प्रकार से बड़ी मेहनत के साथ इंक्लूड किया है। बहुत ही मेहनत के परिणाम स्वरूप एक प्रकार से मैं आपके समक्ष हाजिर हूं इन प्रश्नों को लेकर के। तो प्लीज मेहनत को समझें और इन चीजों को एक प्रकार से समझने का प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं पर आपको और नहीं मिलेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट मात्र एक ऐसा चैनल है जो सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही बेहतर तैयारी करवाता है। ऐसा आपको एक प्रकार से मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा एक प्रकार से आपका जितना भी एक प्रकार से बच्चे हैं, सब के सब बच्चे यही कहेंगे कि हाँ, शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है बहुत ही बेहतरीन चैनल है। और इसके ऐसा चैनल पूरे एक प्रकार से यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। बीए के लेवल में एक प्रकार से अगर बात की जाए, बीए की तैयारी आप करते हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट इज द बेस्ट चैनल। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है? अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या राजनीति विज्ञान? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा भैया। नवीनतम शास्त्र या नवीनतम सामाजिक विज्ञान जो है ये अपना समाज शास्त्र है, सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी की उत्पत्ति कब हुई भैया? सोशियोलॉजी की उत्पत्ति हुई है 1838 में। किसने करी है सोशियोलॉजी? सबसे पहले किसने दिया था? अगस्त काम्ट नाम के एक विद्वान थे, अगस्त काम्टे की अगर बात की तो ये भैया कहाँ के निवासी हैं? अगस्त काम्टे थे फ्रांस के निवासी, ठीक है। इन्होंने 1838 में इस शास्त्र को, किसको? समाज शास्त्र को, या जिसको पहले सामाजिक भौतिकी कहते थे। अच्छा, इसको क्या कहते थे पहले इसको सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे। ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक भौतिकी के नाम से इसको जानते थे। सामाजिक भौतिकी, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि इसको पहले किसके नाम से जानते थे? तो सामाजिक भौतिकी के नाम से, सोशियो फिजिक्स के नाम से जानते थे। अच्छा, यह नाम किसने दिया था? यह नाम भी अगस्त काम्टे ने ही दिया था, ठीक है। और उसके बाद में 1838 में समाजशास्त्र के जो बहुत ही विद्वान आदमी अगस्त काम्टे हैं, समाजशास्त्र के जनक भी यही हैं, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने 1838 ईस्वी में इनको लगा कि सामाजिक भौतिकी कहना इसको उचित नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक प्रकार से सामाजिक भौतिकी के स्थान पर 1838 ईस्वी में ही इन्होंने एक प्रकार से सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग कर दिया। किसका शब्द भैया? सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग कर दिया। तो आपसे पूछेगा समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ? समाजशास्त्र का 1838 में। समाजशास्त्र शब्द जो को मतलब सोशियोलॉजी किसने कहा? अगस्त काम्टे ने कहा। सोशियोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? तो सोशियस और लोगस, ठीक है। सोशियस और लोगस दो शब्दों से मिलकर के बना है। सोशियस का मतलब होता है समाज, लोगस का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान, ठीक है। यानी ऐसा शास्त्र या ऐसा विज्ञान जो कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, वह एक प्रकार से
से समाजशास्त्र होता है। ठीक है, अगस्त काम्टे की अगर बात की तो ये वैज्ञानिक विचारधारा के व्यक्ति थे। इन्होंने एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके समाजशास्त्र का अध्ययन किया और इनकी पद्धति या इनका जो अवधारणा है बहुत ही फेमस है। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। बहुत ही विद्वान आदमी थे अगस्त काम्टे, फ्रांस के निवासी थे। इनकी मृत्यु जो है 1857 ईस्वी में हो जाती है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, 1838 में फ्रांस में समाजशास्त्र का उद्भव हो जाता है। फिर उसके बाद में इंग्लैंड के एक व्यक्ति हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड में, देखें दो प्रश्न यहां से बन रहे हैं, मतलब समाजशास्त्र के जनक कौन है, ये प्रश्न 100% आपका आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ में आपसे पूछेगा समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो आप बताएंगे अगस्त काम्टे हैं। ठीक है, अगस्त काम्टे का जन्म कब हुआ था, मृत्यु तो 1857 में कई बार पूछी गई है। समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ, 1838 में हुआ। किसके द्वारा, अगस्त काम्टे के द्वारा। अच्छा, आपसे पूछेगा समाजशास्त्र के इंग्लिश पिता कौन है, समाजशास्त्र के इंग्लिश पिता, यानी फ्रांस और इंग्लैंड बगल बगल के देश हैं और दोनों यूरोप के कंट्रीज हैं। एक में कोई चीज़ उद्भव होगा तो दूसरे देश के लोग भी सोचेंगे हमारे देश में भी क्यों नहीं हुआ है। तो हर्बर्ट स्पेंसर नाम के विद्वान है, बाद में आते हैं, अगस्त काम्टे के जूनियर हैं। उन्होंने समाजशास्त्र का उद्भव एक प्रकार से बेसिकली वहाँ पर किया, इंग्लैंड में समाजशास्त्र के बारे में समझाया लोगों को, समाज का स्वाभाविक सिद्धांत दिया। तो इंग्लिश समाजशास्त्र के पिता जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं और वैसे समाजशास्त्र के पिता कौन है, मुख्य रूप से अगस्त काम्टे हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने, अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को जो है नवीनतम सामाजिक विज्ञान भी कहा था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के शासक थे लुई 16वां। कौन थे, लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। क्यों जरूरी है ये फ्रांस की क्रांति, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही समाज बदला। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे इस क्रांति के द्वारा दिए गए। साथ ही साथ में यह क्रांति जो है एक प्रकार से समाज शास्त्र की उत्पत्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। समाज शास्त्र के उद्भव और विकास में जो 1789 की फ्रांस की क्रांति है, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूरा का पूरा समाज जो है इससे बदल चुका था, मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, लोकतंत्र की बातें शुरू होने लगी। और आप देखेंगे इसके अलावा और एक क्रांति और है, इंग्लैंड की क्रांति जो हुई है, इंग्लैंड की क्रांति जो हुई है खास करके औद्योगिक क्रांति, वह भी समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फ्रांस की क्रांति और समाज मतलब कि ये क्रांति क्या नाम है, फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति, ये दोनों समाजशास्त्र के उद्भव में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैं सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। एक बार सॉरी, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था कि मैं सभी चैप्टर को मॉडल पेपर के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से ऐसा करवा दूंगा कि आपको पूरा सिलेबस, ये नहीं कि एक एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप देखो, पूरा चैप्टर मैं खत्म कर दे रहा हूं 1 मिनट में। इतनी ज़्यादा जानकारी आपको दे रहा हूं कि इतना जानकारी अगर आप सही तरीके से ग्रहण कर लें तो आप TGT की परीक्षा क्लियर कर सकते हो। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बस आप फोकस करके पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास। तीसरा नंबर प्रश्न भैया, बताइएगा कौन सा शब्द संरचना से संबंधित नहीं है। संरचना से संबंधित कौन सा नहीं भैया, देखें संरचना में क्या क्या चीजें होती हैं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। किसी भी संरचना में, सामाजिक संरचना में व्यवस्था, बिल्कुल सिस्टम, क्रमबद्धता भी होती है, संगठन भी होता है। संरचना से संबंधित विघटन नहीं होता है, संरचना में विघटन नहीं शामिल है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, बिल्कुल जितने भी बच्चे हमारे साथ डी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत। तीसरे का डी। चौथे बताओ भाई, चौथे का ग्रीक भाषा में लोगस शब्द का क्या अर्थ है। लोगस, सोसियस और लोगस दो शब्दों से मिलकर के समासशास्त्र बना है। सोसियस शब्द जो है, सोसियस शब्द लैटिन भाषा का है और लोगस शब्द किस भाषा का है, लोगस शब्द ग्रीक भाषा का है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है महोदय। चले, ग्रीक भाषा में जो लोगस शब्द है इसका मतलब क्या होता है, लोगस का मतलब क्या होता है, लोगस से बना है लॉजी शब्द। लोगस से क्या बना है, लॉजी शब्द। फिलोसॉफी, देखिए आप देखेंगे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब जो लॉजी शब्द लास्ट में, ठीक है। लॉजी माने शास्त्र या विज्ञान होता है, शास्त्र या विज्ञान। राइट आंसर बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए किन किन बच्चों का बिल्कुल बी, बहुत सही भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तबाही मचने वाली है यूट्यूब पर, सोशियोलॉजी का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आओगे महोदय। चले, 5वां क्वेश्चन आ चुका है। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है, बताएं। मैक्स वेबर, अगस्त काम्टे, इमानुएल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर। फटाफट से 5वें करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अगस्त काम्टे। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे ने कहा था। अच्छा, अगस्त काम्टे के बाद में आप देखते हैं समाजशास्त्र की जो व्यवस्था है आगे कौन बढ़ाते हैं, इमानुएल दुर्खिम। इमानुएल दुर्खिम का सिद्धांत कौन सा है, सामूहिक, मतलब समाज जो है सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। किसने कहा, समाज सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, इमानुएल दुर्खिम ने कहा। यह बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा गया है। साथ ही साथ मैक्स वेबर ने क्या दिया है, सत्ता की अवधारणा दी। सत्ता की अवधारणा भी इन्होंने दी, सत्ता की 3 प्रकार की सत्ता के बारे में बताते हैं ये बात भी ध्यान रखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर, इंग्लिश पिता
समाजशास्त्र के। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में एकदम से तबाही मचने वाली अब की बार। आपको बता दूं समाजशास्त्र की ऐसी लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा होगा। बहुत ही एक प्रकार से तैयारी के साथ आपके समक्ष आया हूं महोदय। मैं चाहूं तो इसी मॉडल पेपर में लगभग 5 घंटे में चर्चा कर सकता हूं, 5 घंटे पूरा लगातार। लेकिन एक प्रकार से मेरी तबियत भी डाउन है और मैं 100 क्वेश्चंस को तीव्र गति से बढ़ाने का प्रयास करूंगा। बाकी में चर्चा करें तो अभी इमाइल दुर्खीम पर मैं चर्चा करूंगा। उनका जो आत्महत्या का सिद्धांत है, इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया, 4 प्रकार की आत्महत्या के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इन्होंने दिया, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, इमाइल दुर्खीम ने कहा। 4 प्रकार की आत्महत्या के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैक्स वेबर सत्ता के उदाहरण देते हैं। 3 प्रकार की सत्ता, करिश्माई सत्ता, पारंपरिक सत्ता और एक सत्ता और होती है। ठीक है, और इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का सावयवी सिद्धांत दिया, सावयवी सिद्धांत। ठीक है, यानी समाज एक शरीर की भांति, जिस तरीके से शरीर के तमाम अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं, ऐसे ही समाज के तमाम प्रकार के अंग मिलकर के सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं और समाज बनता है। ठीक है, ये सारी बातें एक प्रकार से आप सभी लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। छठा क्वेश्चन आ चुका है महोदय, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं मतलब देखिए, प्राथमिक समूह यानी सामाजिक समूह होता है। एक सामाजिक समूह मतलब कि कुछ लोगों का संगठन, कुछ लोगों का समूह होता है जो पारस्परिक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो प्राथमिक समूह जो होता है, समूहों को 2 भागों में बांटा, प्राथमिक समूह और एक प्रकार से द्वितीयक समूह। किसने? चार्ल्स कूले महोदय ने। चार्ल्स कूले भी फेमस व्यक्ति हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। प्राथमिक समूह चार्ल्स कूले से रिलेटेड है। अंतः समूह और बाह्य समूह ग्राह समदर ने दिया, बिल्कुल सही बात है। यानी समूहों को 2 भागों में, अंतः समूह और बाह्य समूह में ग्राह समदर ने बांटा है, ये बात बिल्कुल भी सही है। इसके अलावा संदर्भ समूह की अवधारणा बताएं, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी भैया? संदर्भ समूह की अवधारणा, बिल्कुल संदर्भ समूह की अवधारणा हाइमन ने। संदर्भ समूह की बात सबसे पहले कौन करता? संदर्भ समूह की बात सबसे पहले हाइमन करते हैं और बाद में आर.के. मर्टन ने इस पर बड़ा काम किया है। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? सबसे पहले हाइमन ने दी है, लेकिन हाइमन के बाद में इन्होंने किसने काम किया है? इस पर बहुत काम कर दिया भाई, किसने? उनका क्या नाम है? आर.के. मर्टन। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही, यानी कि तीनों सही हैं। अच्छा, सकारात्मक और नकारात्मक समूह की बात दुर्खीम नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यही युग्म जो है सही नहीं है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही विद्वान आदमी आप सभी लोग हमसे जुड़ चुके हैं भाई। सारे प्रश्न आपके सही आ रहे हैं, बहुत ही विद्वत जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे बच्चे बहुत ही पढ़ने में तेज हैं, आप सभी लोग ऐसे पढ़ते रहिएगा, मैं तहलका मचा दूंगा भाई। जो भी कहेंगे वो आपके लिए हाजिर रहूंगा हमेशा। चले, प्रश्न है, इमाइल दुर्खीम ने जनजाति का अध्ययन किया है। इमाइल दुर्खीम ने जनजाति का अध्ययन किया, किस जनजाति का अध्ययन? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इमाइल दुर्खीम ने अरुंटा नाम की जनजाति, उसका अध्ययन किया। किस जनजाति का भैया? अरुंटा नाम की जनजाति का इमाइल दुर्खीम ने अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? संस्कृतिकरण की अवधारणा एक व्यक्ति हैं, अपने भारत के हैं, एम.एन. श्रीनिवास। संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात करें या भी जितने भी कर्ण वर्ण आएंगे पीछे, सब एम.एन. श्रीनिवास देते हैं। एम.एन. श्रीनिवास जो है, संस्कृतिकरण है क्या? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को मैंने समझाया था, जैसे कि जो बड़ी जातियां होती, प्रभु जाति उनको कहते हैं, तो प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? तो भी एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। अब प्रभु जाति क्या होती है? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये प्रभु जाति हैं। शूद्र जो है प्रभु जाति नहीं है। अब क्या करते हैं, आज के जैसे शूद्र वर्ग के लोग, बहुत सारे लोग ठाकुर का सिंह लगा लेते हैं टाइटल। ठीक है, यही सब संस्कृतिकरण के उदाहरण, धीरे धीरे करके वो सिंह बन जाते हैं। ऐसे से कुछ ठाकुर लोग एक प्रकार से पीछे पीछे ब्राह्मण लगा लिया, तो धीरे धीरे 2-3 पीढ़ी के बाद में ब्राह्मण बन गए वो। ऐसे वैश्य लोग ठाकुर बन जाते हैं, वैश्य लोग ब्राह्मण बन जाते हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया जो होती है संस्कृतिकरण कहलाती है। क्या होता है कि एक प्रकार से जो छोटी जाति के लोग होते हैं, छोटे वर्ण के लोग होते हैं, वो बड़े वर्ण जो जैसे क्रियाकलाप करते हैं, जैसे काम वगैरह करते हैं, जैसे बोलते चालते हैं, उठते बैठते हैं, कपड़ा लत्ता जैसे पहनते, खाते पीते जैसे हैं, उन्हीं जैसा अपनाना शुरू कर देते हैं और उन्हीं के जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, और यही प्रक्रिया जो होती है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, मैंने पूरा विस्तार से समझाया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाँ, एक बात आप लोगों के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप में से सारे बच्चे एक प्रकार से हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, और आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है, फटाफट से SMS करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत आप हमसे जुड़ जाइए। डायरेक्टली आप हमसे जुड़ेंगे, अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का एक प्रकार से कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी जाएंगी। आपको एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा दीजिएगा, उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की चीज़ें मिलेंगी, जैसे पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, ठीक है, संस्कृत, इंग्लिश, सभी के एक प्रकार से आपको MCQs और सभी के एक प्रकार से लिखित टाइप के, यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय के क्वेश्चंस पेपर, मॉडल पेपर, ठीक है, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, चैप्टर वाइज क्लास, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ में आपको एक प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। इसके
इसके अलावा आपको यहाँ पर एक प्रकार से जो आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन का एक प्रकार से जो माइनर पेपर मतलब कि वो को करिकुलर पेपर होता है उसकी तैयारी हो जाएगी। माइनर मेजर सभी की तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको कहीं से कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय से हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, प्रोफेसर रजुभैया स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, एमजेपीआरयू बरेली, ठीक है। इसके अलावा बीयू झांसी और ये आपका जो है महाराजा सुहेलदेव मतलब यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और ऐसे ही आपके कई विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इन सभी की तैयारी आपके चैनल पर विधिवत तरीके से करवाई जा रही है। तो जिन बच्चों को जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइएगा। जितने भी बच्चे एक प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एनईपी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, उसके अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम कर दिया गया है। तो प्रथम सेमेस्टर में आप है तो सभी सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी की तैयारी करवाई जाएगी। परीक्षा आपकी चाहे एमसीक्यूज बेस्ड हो रही तो भी उसके लिए भी व्यवस्था पूरी है। और साथ ही साथ में अगर आपकी परीक्षा लिखित हो रही है, यानी कि या तिलक उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप की परीक्षा हो रही है, तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जल्दी से हमसे जुड़े, तुरंत एसएमएस करें, क्योंकि ये परीक्षा आपके नज़दीक है, समय बहुत कम बचा हुआ है और सभी की पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। आप आसानी से चीज़ों को पढ़ पाएंगे। जैसे अभी ये प्रैक्टिस सेट चले, इसकी भी पीडीएफ आपके पास सेंड कर दी जाएगी और ऐसे कई और पीडीएफ मॉडल पेपर और इन सभी के पीडीएफ नोट्स आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आइए भाई मिलते जो है आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। भैया तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। चले भाई, 9 नंबर प्रश्न है, किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त और अर्जित में किया? देखिए, प्रदत्त परिस्थिति का मतलब क्या होता है? प्रदत्त माने होता है जैसे कि आपके पिताजी ब्राह्मण थे तो आप भी ब्राह्मण हो गए, आपके पिताजी बहुत धनी थे आप भी धनी बन गए, ये प्रदत्त हो गया, यानी कि जो आपको मिल गई है, ठीक है, बिना मतलब के, बिना मेहनत के। और अर्जित माने होता है जो आपने मेहनत करके कमाया है, मेहनत करके आपने जो हासिल किया, वो अर्जित मतलब कि वो अर्जित परिस्थिति होती है। तो इसको एक प्रकार से किसने बताया भैया? तो इसको एक प्रकार से प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात कौन करते हैं? वो राल्फ लिंटन महोदय जो है प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में एक प्रकार से बांटते हैं परिस्थिति को, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? इनमें से बताएं, इनमें से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं? भैया देखिए, अगस्त काम्टे फ्रांस के थे, यही जो है ये भारतीय समाजशास्त्री ने। बाकी डॉक्टर जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिवराव घुरिये इनका पूरा नाम है, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी और श्रीमती इरावती करबे, ये महिला समाजशास्त्री हैं, ध्यान रखेंगे। तो श्रीमती इरावती करबे, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह और जो है गोविंद सदाशिवराव घुरिये, ये 3 व्यक्ति जो हैं, और राधा कमल मुखर्जी जी, ये सब भारतीय समाजशास्त्री जिन्होंने भारत में समाजशास्त्र के उद्भव में बड़ी भूमिका निभाई। जबकि फ्रांस के थे अगस्त काम्टे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूहों के कौन से उदाहरण दिए हैं? तो चार्ल्स कूले जो होते हैं प्राथमिक समूह के बारे में जो बताते हैं, कहते हैं जो प्राथमिक समूह होते हैं वो परिवार में, जो परिवार प्राथमिक समूह है, क्रीड़ा समूह भी प्राथमिक समूह है, और आस पड़ोस के लोग जो हैं वो भी एक समूह में आते हैं, प्राथमिक समूह की श्रेणी में आते हैं। डी ऑप्शन ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 12 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न, निम्न में से कौन संस्था नहीं? इनमें से धर्म, नातेदारी, विवाह या वंशानुक्रमण। संस्था इनमें से कौन नहीं? संस्था नियमों की व्यवस्था होती है, बात ध्यान रखेंगे। तो संस्था जो है एक प्रकार से धर्म, नातेदारी और विवाह एक संस्था होती है, जबकि वंशानुक्रम एक संस्था नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न आ चुका। सोसाइटी के लेखक कौन है? सोसाइटी एक पुस्तक है, उसको किसने लिखा है? सोसाइटी पुस्तक। 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैकाइवर पेज, राइट आंसर मैकाइवर पेज इज राइट आंसर, मैकाइवर पेज, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, मैकाइवर पेज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक बताएं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चार्ल्स कूले महोदय, बिल्कुल चार्ल्स कूले राइट आंसर, चार्ल्स कूले राइट आंसर। जिन बच्चों का भी आया बिल्कुल राइट आंसर। 14 का भी ऑप्शन। 15 बताओ भाई, 15 बताओ, सभी लोग बताओ। 15 करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉजिटिव पॉलिटी, पॉजिटिव फिलोसॉफी, इन सभी पुस्तक के लेखक कौन है बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगस्त काम्टे की पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी, पॉजिटिव फिलोसॉफी। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत कौन से है? वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दिया है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक बताएं। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक, 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, कल्चरल सोशियोलॉजी, कल्चरल सोशियोलॉजी बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किसका आया? बिल्कुल गिलिन एंड गिलिन, बिल्कुल राइट आंसर, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चले भाई, डी 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 डी, जिनका डी आया उनका राइट आंसर। चलें आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग महोदय। चले महोदय, भाइयों बहनों सभी का स्वागत है। अगला प्रश्न, अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी लिखित पुस्तक है किसके द्वारा बताएं?
अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी, अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल किसका करेक्ट आंसर है? बिल्कुल 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 डी अकबर निमकाब, बिल्कुल राइट आंसर डी अकबर निमकाब द्वारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे सभी लोग। फॉकबेज पुस्तक के लेखक कौन है? फॉकबेज पुस्तक ग्राह समनर, बिल्कुल 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 बी ऑप्शन ग्राह समनर इसका राइट आंसर। जिन बच्चों का बी आया बिल्कुल राइट, 18 का बी ऑप्शन, 18 का बी ऑप्शन सभी लोग देखेंगे, 18 का बी ऑप्शन। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक बताएं, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक बिल्कुल कौन है? बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया, बताएं बताएं। हैं क्या बोल रहे हो? अच्छा डेविस, डेविस बिल्कुल बिल्कुल हाँ, डेविस, डेविस राइट आंसर, किंग्सले डेविस राइट आंसर, किंग्सले डेविस राइट आंसर। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस सी ऑप्शन। आगे बढ़िए महोदय, अगला क्वेश्चन आ चुका। 20वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? सांस्कृतिक विलंबना क्या होता है? सांस्कृतिक विलंबना, संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति या भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लेते ये घड़ी हो गई भौतिक संस्कृति, ठीक है, ये रिमोट हो गया भौतिक संस्कृति, ये कंघी हो गई भौतिक संस्कृति, ये पुस्तक हो गई भौतिक संस्कृति। ऐसे ही एक प्रकार से ये जो भी चीजें हैं सब भौतिक संस्कृति। एक गिलास है भौतिक संस्कृति, जो आपको दिखता है, जो आप छू सकते हैं भौतिक संस्कृति, जो आप नहीं देख पाते, नहीं छू पाते, क्या? विचार, भाषा, धर्म, ये सब आप नहीं छू पाते ना देख पाते हैं। डोंट टच एंड डोंट सीन आपका वो होता है अभौतिक संस्कृति। तो जब अभौतिक संस्कृति यानी कि मान लेते हैं कि आपके पास साधन खूब ज्यादा हो जाए, साधनों का उपयोग करना ही आप ना जाने, तो एक प्रकार से क्या हो जाता है? यानी कि अभौतिक संस्कृति का विकास धीमे गति से हो रहा है और भौतिक संस्कृति का विकास खूब तीव्र गति से हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा महोदय? सांस्कृतिक विलंबना हो जाएगी। एक संस्कृति आगे बढ़ जाए और दूसरी संस्कृति पिछड़े रह जाए। इसका मतलब क्या होगा? कि ये होगा सांस्कृतिक विलंबना। विलंब माने एक संस्कृति पिछड़ जाए, एक संस्कृति अगर जाए। जैसे तोहरे लगे फरारी गाड़ी आई जाए, वह गियर और क्लच दबावे न जानो तो का हो जी? बिल्कुल कोनो मतलब ही नहीं है फिर। यानी कि आपका विचार पुरानी पीढ़ी में ही भी घुसा हुआ है और आप पहुंच गए 21वीं शताब्दी में, तो ये सांस्कृतिक विलंबना होती है। अब प्रश्न बताओ, प्रश्न का पूछा जा रहा भैया कि सांस्कृतिक विलंबना का अवधारणा के धीसी, सांस्कृतिक विलंबना का अवधारणा के धीस भैया, सांस्कृतिक विलंबना का उदाहरण बताओ। 20 में करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 नंबर का बिल्कुल अकबर निमकाफ राइट आंसर, अकबर महोदय, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला, आत्मवाद को किसने प्रतिपादित किया? आत्मवाद धर्म से संबंधित ये सिद्धांत है। आत्मवाद किसने दिया है? 21 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? एडवर्ड टाइलर महोदय ने दिया है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन, सामूहिक चेतना की अवधारणा किसने दी है? सामूहिक चेतना की अवधारणा 22 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सामूहिक चेतना की अवधारणा, सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात कौन करते हैं? इमाइल दुर्खीम करते हैं। आत्महत्या के सिद्धांत की बात यही करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका 23 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सही है? शिक्षा समाजीकरण में सहायक होता है, बिल्कुल सहायक होता है। शिक्षा मानसिक विकास में भी सहायक होता है। शिक्षा नैतिक विकास में भी सहायता करती है, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो है इन सभी के लिए शिक्षा जरूरी है, ये सभी विकल्प सही हैं। 24 नंबर प्रश्न, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? आप सभी ने पहले बता चुके हैं, चार्ल्स कूले ने दी प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह की बात। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका महोदय। चलिए, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? 25 नंबर का कौन बच्चा बताएगा? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर होगा पेरेटो, विल्फ्रेडो पेरेटो इनका पूरा नाम है। क्या? विल्फ्रेडो पेरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया। लगा दीजिएगा करेक्ट आंसर इसका, कौन सा लगाएंगे? विल्फ्रेडो पेरेटो। जिन बच्चों का राइट आंसर आ रहा है उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही एक प्रकार से तबाही मचाते रहो महोदय, ऐसे ही तबाही मचाते रहो, तहलका मचने वाला है आपकी बारी यूट्यूब पर। अगला 26 नंबर, ईड ईगो एंड सुपर ईगो की बात कौन करते हैं? ईड ईगो एंड सुपर ईगो की बात सिगमंड फ्रायड नाम के एक विद्वान है। मनोविश्लेषणवाद इनका सिद्धांत है। क्या भैया? मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद इनका सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार से मनोविश्लेषणवाद, इनका प्रभाव हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि अन्य साहित्यों पर भी पड़ा। जो एक अज्ञे का नाम सुना होगा, जैनेन्द्र कुमार का नाम, ये सब हिंदी के साहित्य के लेखक हैं। इन सभी पर एक प्रकार सिगमंड फ्रायड का बड़ा प्रभाव था। समाजशास्त्र के दो संप्रदाय कौन से इनमें से बताएं? स्वरूपात्मक संप्रदाय और कौन सा संप्रदाय? समन्वयात्मक संप्रदाय बताएं, या औपचारिक या अनौपचारिक, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। समाजशास्त्र के दो संप्रदाय कौन से हैं? 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। ये एक प्रकार से समाजशास्त्र के दो संप्रदाय हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न, सामाजिक वर्गों को अंतः समूह और बाह्य समूह में किसने बांटा? ग्राह समनर ने बांटा है। डी ऑप्शन प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में किसने बांटा? चार्ल्स कूले ने बांटा है। अगला प्रश्न 29 नंबर, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा था? वार्ड गिडिंग्स, पेरेटो या पेज?
बिल्कुल 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। गिडिंग्स महोदय ने कहा समाजशास्त्र समाज का क्या करता है? साइंटिफिक एक प्रकार से स्टडी करता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने जो है लगाया है उनका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका भाई। 30 नंबर प्रश्न, एक समिति किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित एक समूह होता है, बताएं। समिति, जैसे दुर्गा पूजा समिति एक दुर्गा पूजा करवाने के लिए बनाई गई निश्चित व्यक्तियों का समूह है। एक समय के बाद जैसे वो समितियां एक प्रकार जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो वो भंग हो जाएंगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये होती हैं आपकी समितियां अपने निश्चित उद्देश्य को पूर्ति के बाद में क्या कर दिया थी? भंग कर दिया थी। 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जिन बच्चों का बिल्कुल ए ऑप्शन आया, बिल्कुल है फेयर चाइल्ड, एचपी फेयर चाइल्ड, एचपी फेयर चाइल्ड। 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका है महोदय, सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से होता है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप होते हैं। किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से होता है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या समीप होते हैं। ऐसा सामाजिक समूह की परिभाषा को देते हुए कौन कहते हैं? बिल्कुल मैकाइवर पेज नाम के विद्वान वही कहते हैं। मैकाइवर पेज का एक कथन और बड़ा फेमस रहा है, वो कथन कौन सा है भैया? कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा? मैकाइवर पेज ने कहा। समाज मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा? अगस्त काम्टे सॉरी अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ध्यान रखेंगे इस बात को। मैन इज अ सोशल एनिमल एंड मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ये भी अरस्तु ने कहा। अरस्तु पॉलिटिकल साइंस के जनक भी हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, हम समितियों के संबंधित होते हैं संस्थाओं से नहीं। यह कथन किसका है? बड़ा फेमस कथन है, हम समितियों के से संबंधित होते हैं संस्थाओं से नहीं। 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिन छात्रों का मैकाइवर पेज आया उनका राइट आंसर, मैकाइवर पेज ने कहा था कि हम समितियों से संबंधित होते हैं संस्थाओं से नहीं, या हम समितियों के सदस्य होते संस्थाओं के नहीं। संस्था एक नियमों की व्यवस्था होती है, संस्था अमूर्त व्यवस्था होती है, समिति मूर्त व्यवस्था होती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। समाज एक अमूर्त व्यवस्था है जबकि समुदाय एक समाज अमूर्त व्यवस्था है, जबकि समुदाय जो होता है वो एक जो है समुदाय क्या होता है? मूर्त व्यवस्था है। समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। अगला 33 नंबर प्रश्न, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। धर्म को इस प्रकार किसने परिभाषित किया? बहुत ही फेमस प्रश्न है। 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी बच्चों को पता होगा, मैंने कई बार बताया था। एडवर्ड टायलर ने कहा था कि धर्म क्या है? आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास होता है। धर्म को जनता के लिए अफीम किसने कहा? जिनका क्या नाम है? कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म जो है जनता के लिए अफीम होता है। 34 नंबर का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्म जनता के लिए अफीम है। किसने कहा? अफीम मतलब एक नशीला पदार्थ होता है, वो कह दिया कि समाज के लिए एक प्रकार से वो ऐसे नशीला पदार्थ के रूप में धर्म होता है। 35 नंबर प्रश्न, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। किसने कहा था? हर्ष कोविड्स ने कहा था। बड़ा ही फेमस प्रश्न है। ये सब क्वेश्चन जुबानों पे रटे होने चाहिए आपको, क्योंकि यही सब क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, प्राथमिक समूह की विशेषताएं चुनिए। प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या होती है? तुलनात्मक स्थिरता होती है, शारीरिक समीपता भी होती है, लघु आकार यानी छोटा आकार होता है। डी ऑप्शन, ये सभी विशेषताएं इसकी हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक चुने। प्रदत्त परिस्थिति जैसे कि लिंग के हिसाब से आप महिला पुरुष हो गए तो पहले ये मिल गई आपको नातेदारी भी, और आयु, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी एक प्रकार से प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक हैं। 37 नंबर का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 37 का डी। आगे बढ़िएगा, 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर प्रश्न, भैया समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के कौन संबंधित नहीं है? स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय दो संप्रदाय हैं, जिसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि जो है इसमें एक प्रकार से जॉर्ज सिमेल, वीरकांत और मैक्स वेबर, ये तीनों स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है, जबकि इमाइल दुर्खिम जो है ये इससे नहीं संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ही पूछा कौन नहीं है, तो डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर, सामाजिक स्तरीकरण श्रेष्ठता व अधीनता के संबंधों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित अस्थायी समूहों या श्रेणियों से समाज का विभाजन होता है। किसने कहा? सामाजिक स्तरीकरण का मतलब होता है समाज में एक स्तर फिक्स करना, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, किसकी स्थिति ज़्यादा है किसकी स्थिति कम है, यही होता है एक प्रकार सामाजिक स्तरीकरण। तो ऐसा किसने कहा कि सामाजिक स्तरीकरण जो होता है श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित अस्थायी समूहों या श्रेणियों में समाज का एक बंटवारा या विभाजन होता है। किसने कहा? 39 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसबर्ट ने कहा था, पी जिसबर्ट इनका पूरा नाम है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 40 नंबर, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक बताएं, बहुत ही फेमस पुस्तक है। 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डॉक्टर के एम कपाड़िया। डॉक्टर के एम कपाड़िया ने एक प्रकार से लिखा है पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर के एम कपाड़िया। बड़ा फेमस प्रश्न, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है महोदय। प्रश्न है समाज क्या है? समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल। बिल्कुल, समाज क्या है? समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर पेज ने कहा था। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन अमूर्त है बताएं। देखिए समूह जो होते हैं मूर्त होते हैं, समूह एक मूर्त व्यवस्था है, समितियां भी मूर्त होती हैं, ठीक है, चूंकि व्यक्तियों का संगठन समुदाय भी मूर्त अवधारणा है। जबकि एक प्रकार से समाज जो होता है ये अमूर्त होता है, यानी कि दिखता नहीं है, ना तो इसको छू सकते। समाज के अलावा एक चीज़ और अमूर्त होता है, आपका संस्था भी अमूर्त होती है, संस्था भी आपकी मूर्त होती है। संस्था और समाज ये दोनों मूर्त मतलब अमूर्त होते हैं, दिखते नहीं हैं, क्योंकि संस्था मतलब की व्यवस्था होती है नियमों की, और समाज जो होता है वो है एक प्रकार से सामाजिक संबंधों का जाल होता है। तो संबंध दिखता है कि वो हरा हरा संबंध जा रहा है, पियर पियर संबंध जा रहा है, लाल लाल संबंध उड़ रहा है, नहीं दिखता है ना। तो इसे जान लीजिए कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, और संबंध दिखते नहीं है। प्रेम दिखता है कि प्रेम लाल लाल प्रेम है, घृणा वो हरी हरी घृणा जा रही है, कभी देखा सुना नहीं। तो कभी देखा सुना ना कान, वही है आपका समाज शास्त्र, ठीक है। समाज संस्था भी नियमों की व्यवस्था, जैसे एक स्कूल है, स्कूल में जो नियम कायदों की व्यवस्था होती है वही संस्था होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समुदाय लोगों का संगठन होता है जो कि एक प्रकार से निश्चित भूभाग पर रहता है, जिसमें हम की भावना होती है। व्यक्तियों का संगठन होता है। समितियां व्यक्तियों का संगठन होता है, एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाई जाती है, और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समितियां भंग कर दी जाती हैं। जैसे दुर्गा पूजा की एक समिति बनती है, जब दुर्गा पूजा खत्म हो जाता है 9 दिन के बाद में समितियां भंग हो जाती हैं। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए समितियों का गठन किया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। समूह जो होता है एक प्रकार से, जैसे परिवार क्रीड़ा समूह, ये भी एक समूह होता है जो कि एक प्रकार से समान उद्देश्य होता है इनका, और आपस में निकटता का संबंध होता है, ठीक है, और इसमें एक प्रकार से छोटे होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। समूह बड़े भी होते हैं कभी कभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है इनमें से। देखिए समुदाय एक प्रकार से सामान्य जीवन होता है, ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता भी इसमें नहीं होती। ऐच्छिक सदस्यता समितियों में होती है, सामान्य जीवन होता है, मूर्तता होती है, सामुदायिक भावना भी होती है समूह में, मतलब समुदाय में, जबकि ऐच्छिक सदस्यता समितियों में होती है। ऐच्छिक सदस्यता यानी कि अपनी इच्छा से आप समुदाय में नहीं शामिल हो सकते हैं। समुदाय में जब पैदा होबो तभी समुदाय का अंग माना जाबो, बिना पैदा भये एक प्रकार समुदाय में नहीं शामिल हो। समितियों में आप जो है जब चाहें तो जुड़ सकते हैं, जब चाहें तो उससे निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन चीज़ों को एक प्रकार समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते रहते, तो आपको हड़बड़ाने की घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ बना हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के संगठन को क्या कहते हैं। तो एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों के संगठन को क्या कहेंगे, सामाजिक समूह कहेंगे, संस्था कहेंगे, समिति कहेंगे, या समुदाय कहेंगे, फटाफट से आप बताएंगे। तो एक निश्चित भूभाग में जो रहता है, मैंने आपको बताया था समुदाय की विशेषता क्या होती है। समुदाय की विशेषता होती भैया कि निश्चित भूभाग में रहेगा, एक निश्चित भूभाग में रहेगा व्यक्ति, ठीक है, सामान्य जीवन व्यतीत करेगा, ठीक है, और सदस्यता जो होती है वो एक प्रकार से ऐच्छिक नहीं होती है, क्लियर, और मूर्तता होती है, ये होता है समुदाय, ठीक है। अगला प्रश्न 45 नंबर, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक मैंने आपको बताया था कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। अच्छा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है, वह भी कार्ल मार्क्स हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। 46 नंबर प्रश्न आ चुका है, कौन जाति की विशेषता नहीं है, बताएं। जाति की विशेषता, देखें जाति की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो जाति की विशेषता क्या नहीं है भैया। देखिए अंतर विवाह जातियों में होता है, बिल्कुल होता है। खान पान पर जातियों में प्रतिबंध भी होता है कि भाई फलाने जाति के यहाँ आप खा सकते हैं, फलाने के यहाँ नहीं खा सकते, ये सब जाति व्यवस्था में होता है। अंतर विवाह, अपनी जाति में विवाह होता है। साथ ही साथ में संस्तरण भी इसमें होता है, जाति में कोई ऊंचा कोई नीचा, इस तरीके से जाति में संस्तरण की व्यवस्था भी होती है, ठीक है। उच्चता निम्नता के आधार पर जाति व्यवस्था बटी हुई होती है, जबकि वर्ग चेतना इसमें नहीं होती। वर्ग चेतना एक प्रकार से वर्गों की विशेषता, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, जिन बच्चों का डी ऑप्शन लाया बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़िएगा, 47 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। 47 नंबर का बताइए सभी बच्चे, 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जब एक स्त्री का विवाह एक से अधिक भाइयों से होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको एक प्रकार से बहुपति विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपति विवाह कहते हैं, ठीक है। जब एक स्त्री का विवाह एक प्रकार से किससे होता है, एक से अधिक भाइयों से होता है। जैसे कि मान लेते हैं द्रौपदी का जो विवाह हुआ था वो इसी टाइप का विवाह था, बहुपद विवाह। और इसमें भी बहुपद विवाह दो प्रकार का होता है, एक होता है भ्रातुक बहुपद विवाह और एक होता है अभ्रातुक बहुपद विवाह। भ्रातुक मतलब कि जब भाई भाई ही पति होते हैं, जैसे बड़े भाई के साथ शादी हुई तो बाकी छोटे जितने भी भाई हैं सब उसके ऑटोमेटिक पति हो जाते हैं, ये होता है भ्रातुक बहुपद विवाह। और एक होता है अभ्रातुक बहुपद विवाह होता है, मतलब कि जब एक ही पत्नी होती है और उसके कई पति होते हैं और वो भाई नहीं होते हैं, तो वो होता है अभ्रातुक बहुपद विवाह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें पूछा गया जब एक ही स्त्री विवाह मतलब कि एक ही स्त्री का विवाह एक से अधिक भाइयों के साथ होता है तो वह होता है बहुपद विवाह, ठीक है। और इसमें भी भ्रातुक बहुपद विवाह होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
48 नंबर प्रश्न है, जब परिवर्तन में केवल निरंतरता ही नहीं अपितु दिशा भी होती है हम उसे उद्विकास कहते हैं। यह कथन किसका है? सामाजिक उद्विकास, सोशल एवोल्यूशन जो होता है, इसके बारे में जो किसी व्यक्ति ने काम किया सबसे ज़्यादा तो किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने, बहुत काम किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, तो एक प्रकार से ये बात किसने कही कि जब परिवर्तन में केवल निरंतरता ही नहीं अपितु दिशा भी होती है और हम उसे उद्विकास तब कहते हैं। उद्विकास की परिभाषा को देते हुए ऐसा किसने कहा? उद्विकास की परिभाषा को देते हुए महोदय ऐसा कहा था मैकाइबर और पेज ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी समाज का उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। यह चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? ग्रामीण समुदाय में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, जाति व्यवस्था भी पाई जाती है और सामुदायिक भावना भी पाई जाती है ग्रामीण समुदाय में, जबकि एक प्रकार से खुलेपन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती है। शहरों में खुलापन होता है, यहाँ पर खुलापन नहीं होता। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बड़ा फेमस प्रश्न है। कौन भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं? इनमें से देखिए, फर्नीचर, वस्त्र और पुस्तकें, ये सब भौतिक संस्कृति के उदाहरण है। फर्नीचर, लकड़ी, मैंने आपको बताया भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दो संस्कृतियां होती हैं। ठीक है, तो वो आपका भौतिक संस्कृति का उदाहरण इनमें से जो धर्म है वो नहीं है। धर्म जो है अभौतिक संस्कृति होता है, ये बात ध्यान रखें। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी या सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया? मैंने आपको शुरुआत में बताया था इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मदर्पण दर्शन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आत्मदर्पण दर्शन एक सिद्धांत है जो कि समाजीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, इसको किसने दिया है? आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत भैया किसने दिया है? तो इसका 52 नंबर का बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल डी ऑप्शन, बिल्कुल चार्ल्स कूले करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इड ईगो एंड सुपर ईगो सिगमंड फ्रायड का है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, समाज शास्त्र में लोग पढ़ते हैं क्या? सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं या सामाजिक क्रियाओं का या सामाजिक समूहों का? देखें, समाज शास्त्र में व्यक्ति एक प्रकार सामाजिक संबंधों का अध्ययन भी करते हैं, सामाजिक समूहों का और सामाजिक क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न है, कॉम्ट किस देश से संबंधित थे? अगस्त काम्टे जो है फ्रांस से संबंधित थे, ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी एक प्रकार से आपको किसी चीज़ की विशेषता पूछी जाए, यहाँ पर आपके 10 नंबर में क्लियर करवा दूँ बिना पढ़े। जो व्यक्ति मान लेते कुछ भी नहीं पढ़े हैं और पेपर देने जा रहे हैं, तो तुक्का लगाने की भी एक विधि मेरे पास है, मैंने बड़ा रिसर्च किया है इस पर। देखिए, जब भी एक प्रकार से आपको किसी चीज़ की विशेषता पूछी जाएगी, किसी चीज़ की जो है लाभ हानि विशेषता या कारण परिणाम ये सब पूछा जाए और ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको डी में दिया हो उपरोक्त तो सभी, ठीक है, और लास्ट में जो क्वेश्चंस के हैं दिया हो, ठीक है, हैं मतलब कि एक प्रकार से प्लूरल नाउन होता है, बहुवचन संज्ञा का प्रयोग, मतलब बहुवचन दिया हो, हैं दिया हो, विशेषताएं हैं, ठीक है, कारण है, परिणाम है, लाभ है, हानियां हैं, ऐसे दिया जाए तो वहां पर हमेशा और हमेशा डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो यह प्रश्न आप थोड़ा सा मतलब ये दिमाग में रखिएगा कि जब भी आपको प्रश्न का उत्तर ना आ रहा हो एग्जाम में, आप बैठे हो और आप सोच रहे हो कि क्या लगाएं और डी ऑप्शन में उपरोक्त डी दिया हो, उपरोक्त सभी दिया हो, तो आप उपरोक्त सभी लगा दीजिएगा जब सिचुएशन क्या हो, विशेषताएं, कारण, परिणाम, लाभ, हानि, ठीक है, ये सब दिया हो। ठीक है, चले तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है। अर्जित परिस्थिति आपकी जो होती है जन्म से निर्धारित नहीं होती, क्योंकि जन्म से प्रदत्त परिस्थिति होती है। जैविकीय विशेषताओं से भी नहीं निर्धारित होती है, वंशानुक्रमण से, ये सब जन्म से, जैविकीय विशेषताओं से और वंशानुक्रम से ये प्रदत्त परिस्थिति निर्धारित होती है। जबकि जो पूछा गया अर्जित परिस्थिति जो होती है वो योग्यता, आपकी एबिलिटी एंड आपकी कुशलता, आपकी योग्यता और आपकी क्षमता, आपकी स्किल्स पर डिपेंड करती है कि आप कितनी अर्जित करेंगे। तो ये आपकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, योग्यता और कुशलता से जो है निर्धारित होती है अर्जित परिस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर मतलब 56 नंबर प्रश्न है, उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 56 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप लोग सभी लोग इसमें एक प्रकार से भ्रमित हो जाइएगा, केवल उद्विकास लिखा है, ध्यान रखेंगे। उद्विकास का सिद्धांत दिया है डार्विन महोदय ने। डार्विन एक जीव शास्त्री थे जिन्होंने जो है लैमार्क और डार्विन का आप लोगों ने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा होगा, जिराफ को या उद्विकास का सिद्धांत दिया था कि किस तरीके से जीवों का विकास हुआ। तो उद्विकास का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया, लेकिन अगर यहीं पर अगवा क्या लिख देता भैया? सामाजिक उद्विकास। ठीक है,
अगर लिख देता सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया, तब क्या लगाते, हर्बर्ट स्पेंसर लगाते। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर प्रभावित थे किसके, डार्विन से। ठीक है, चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है। तो चार्ल्स डार्विन से प्रभावित कौन थे, चार्ल्स डार्विन ने जिस तरीके से समाज की उत्पत्ति का मतलब कि इन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति के को लेकर के एक प्रकार सिद्धांत दिया, लेकिन उद्विकास के बारे में बताया। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर जो इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे, इन्होंने कहा, इन्होंने सामाजिक उद्विकास की बात करी। ठीक है, उद्विकास, सामाजिक उद्विकास में कहा कि समाज एक सावयव की भांति है। ठीक है, ये बात हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। क्लियर। ये देखिए अगला प्रश्न, समाज एक सावयव की भांति किसने कहा, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि समाज क्या है, समाज एक सावयव की भांति है। तो 57 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 57 का सी ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर 57 का सी, और 56 का आपका बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने लगाया डी और सी बिल्कुल राइट आंसर है। 58 का ये आंसर दीजिए सभी लोग। भैया चले सभी लोग आंसर दीजिएगा। 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न है, जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिवराव घुरिये ने लिखा, कौन सी पुस्तक लिखा भैया, तो सुसाइड पुस्तक के लेखक तो ये होंगे नहीं। सुसाइड किसने लिखा है, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो इमाइल दुर्खीम उन्होंने लिखा है। और था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, तो वो या फिर कास्ट क्लास एंड अपोकेशन। 58 नंबर प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कास्ट क्लास एंड अपोकेशन। ये पुस्तक एक प्रकार से डॉक्टर जीएस घुरिये की है। ठीक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। 59 नंबर प्रश्न, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, बताएं। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है भैया, 59 नंबर प्रश्न आ चुका है। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले, लखनऊ विश्वविद्यालय में एक प्रकार सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में। अच्छा, दूसरा प्रश्न यहीं पर आपसे ही पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे कि भारत में एक प्रकार से सबसे पहले 61 नंबर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखें, ये प्रश्न कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सब भारत में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले शुरू हुआ, तो यहाँ पर बंबई विश्वविद्यालय दिया है, वही करेक्ट आंसर होगा। तो अगर भारत में पूछेगा तो भारत में बंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू होता है, और 1914 के आसपास। ठीक है, और 1919 के आसपास आप देखते हैं बहुत ही विधिवत तरीके से शुरू हो जाता है समाजशास्त्र का अध्ययन। और 1900 एक प्रकार मतलब कि आप देखते हैं जो यूपी की अगर बात की तो यूपी में लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू होता है। 62 नंबर प्रश्न, हिंदू विवाह का प्रथम उद्देश्य क्या होता है। हिंदू विवाह का प्रथम उद्देश्य क्या होता है, हिंदू विवाह एक संस्कार है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या होता है, तो एक धर्म के लिए लोग प्रेम करते हैं, मतलब कि सॉरी धर्म के लिए विवाह करते हैं, क्योंकि धर्म में एक प्रकार संस्कार के रूप में इसको माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, परंपरागत रूप से विवाह एक संस्कार है। परंपरागत रूप में विवाह एक संस्कार है, कहाँ पर, हिंदुओं में। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं दवा लेकर के आता हूँ, फिर क्या होता है कि मैं ठंडा पानी पी लेता हूँ और मैं गर्म पानी पी नहीं पाता हूँ, तो इस वजह से मेरे फिर से खांसी आनी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। चले, तो हिंदुओं में क्या है, हिंदू विवाह एक संस्कार है, जबकि मुसलमान, ईसाई, इन सभी में क्या होता है, विवाह एक समझौता होता है जो कभी भी भंग हो सकता है। इसीलिए हिंदुओं में तलाक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम और 1956 में विशेष विवाह अधिनियम, 52-54-55 के आसपास, और उसके बाद में हिंदुओं में भी तलाक की व्यवस्था शुरू कर दी गई। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग अध्ययन कर रहे हो भैया, लग रहा है कि मैं आपको बगल बैठ के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ाता तो आपको बता दो, इसे घोर के पियाए दी थी, जगह कहा था इसे सुरुआ बांध के इसे घोर के गिलासे में, ऐसे भैया लियो पियो, याद होएगा आज, जाओ पढ़ो, दबा एक नंबर लाओ तो हल्का मचा दो कि बीओ में लागे कि हाँ बीए सही से पढ़े ना, टीजीटी पीजीटी सब यह क्वेश्चन में आवत है यार। चलो नेट जेआरएफ के पेपर दिए जाबो, सोशियोलॉजी से अगर करे तो तब वो आपका यह क्वेश्चन देखे मिले, और थोड़े लेवल बढ़ाए दीजिए बस, लेकिन बेसिकिया बीएन में मजबूत हुए ना, जो आधारवा है, जो फाउंडेशनवा है, वो हम ही तो बनैबे, तब है तो आगे बढ़ा जे, तब है तो मजा आए पढ़े में। तो अगर पढ़े के ढेर तक दूर तक जाए है तो बढ़िया से पढ़ लियो। ठीक है, चलो, हिंदुओं में स्त्रियों और पुरुषों हेतु विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी है, बताओ। यानी हिंदू धर्म में जो विवाह होता है, बेसिकली बच्चों का विवाह जो है वो 21 साल के आसपास, और लड़कियों का विवाह जो होता है यानी पुरुषों का विवाह, देखिए स्त्रियों पहले स्त्रियों है बाद में पुरुषों हैं, अब इस पर भी डिपेंड करेगा आंसर क्या लगेगा। अब देखो स्त्रियों का विवाह 18 साल पे और पुरुषों का विवाह 21 साल पे, ये एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 21-18 दिया लेकिन उल्टा दिया हुआ तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो 18 और 21 साल, 18 साल की जब लड़कियां हो जाए उनकी शादी कर देनी चाहिए, और 21 साल का पुत्र हो जाए तो उनकी शादी हो जानी चाहिए। ये हिंदू धर्म कहता है। अब आप ये मत पूछने लगिए कि गुरुजी आप कितने साल के हो, अभी तक शादी क्यों नहीं किए। ठीक है, मैं तो बेसिकली 24 साल का लगभग हो चुका हूँ, 24 साल। ठीक है, अब तो क्या 24-25 लोग जो है 26-27 के बाद तक शादी के लिए रुके रहते करते लड़के। लड़कियों की शादी अब जो है 24-25 से पहले नहीं होती है। ठीक है, मतलब लड़कियां बीए वगैरह कर लेती, बीए एमए कर लेती, उसके बाद में फिर शादी वादी उनकी होती है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, सामाजिक समझौते का सिद्धांत मूलतः किसके विचारों पर आधारित है। देखिए, हाब्स, रूसो और लाक, इन तीनों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इन तीनों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 66 नंबर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जैविकीय व्यक्ति समाज का प्रकारात्मक सदस्य जो है बनता है वो क्या कहलाता है। देखिए, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब व्यक्ति पैदा होता है समाज में, जब व्यक्ति जन्म लेता है तब वह एक प्रकार से मात्र मांस का एक टुकड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके समाज के संपर्क में आता है, माता पिता के संपर्क में आता है, अपने परिवार के संपर्क में आता है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, और परिवार के संपर्क में जब बच्चा आता है तो वह तमाम प्रकार की भाषा, बोली और तमाम प्रकार के रीति रिवाज, नियम कायदे सब कुछ सीखता है। तो एक प्रकार से सीखने की जो प्रक्रिया है, यही सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है, सोशलाइजेशन कहलाती है। महोदय, सोशलाइजेशन जीवन में आप नहीं भूलेंगे। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी एक सामाजिक प्राणी बनता है। जैविक प्राणी क्या होता है, एक जानवर का बच्चा, वो भी एक जैविक प्राणी है, यानी कि जीव। जब वह जीव समाज के रीति रिवाजों को, समाज के नियमों को, समाज की संरचना के बारे में, समाज के मूल्यों के बारे में जानता है, परखता है, समझता है, समाज में एक प्रकार से अपने आप को आत्मसात करता है, ठीक है, तब वह व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनने के योग्य होता है। और सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। समझ में आया? लाइक ठोको भाई। चलो, अभी यार गाने बजाने कोई वीडियो होता तो इतना लाइक आ जाते जिसका कोई जवाब नहीं। वायरल कर देते हो आप लोग शार्ट बना बना करके, ठीक है। लेकिन जब कोई पढ़ाई की बात करते हो, खास करके बीए की बात करो, और मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, दुगनी तिगुनी मेहनत, इतनी मेहनत अगर मैं आपको बता दूँ कंपटीशन के लिए करता, पुलिस की तैयारी करवाता और इन सभी की तैयारी करवाता, और तब एक प्रकार से उस पर ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा लाइक वगैरह जाते। लेकिन मैं रुका हूँ किस लिए, आपका मैं फाउंडेशन मजबूत करने में लगा हूँ। मैं बीए को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस वजह से चाहे आप देखो चाहे ना देखो, मैं आपके लिए पढ़ाता रहूँगा। लेकिन एक प्रकार से मेरे ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो मुझे पर्सनली लगातार एसएमएस करते हैं, गुरुजी आप जो है एसएमएस मतलब कि आप जो है पढ़ाइए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं एक प्रकार से बीए के क्षेत्र से जुड़ा रहता हूं और आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है शेयर जरूर करें, क्योंकि अब क्या है भाई, सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा की डेट आ चुकी है, इकट्ठे आ चुकी है। अब क्या होता था, ऐसे में पहले लोग जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस होता, तो हम लोगों का थोड़ा बहुत फ़ायदा होता रहता था, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते थे। लेकिन जब पेपर होता ही नहीं है, पेपर इकट्ठा हो जाता है, 1 महीने में ख़त्म पेपर, तो सारे बच्चे एक प्रकार से बस 1 महीने के लिए ही पढ़ते हैं। तो ऐसे में 1 महीने में जो भी हो जाता है वही हो जाता है, बाकी सब वैसे चलता है एकदम से मटिया मेट। लेकिन फिर भी चलिए, आप लोगों के लिए मैं जुड़ा रहता हूँ हमेशा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सही है, बताएं। संस्कृति मानव निर्मित होती है, बिल्कुल संस्कृति मानव निर्मित होती है। संस्कृति हस्तांतरित होती है, यानी संस्कृति जैसे आपके दादा ने आपके बप्पा को बताया होगा, आपके बप्पा ने आपको बताया होगा, आप अपने बच्चे को सिखाओगे। यानी संस्कृतियाँ जो कल्चर्स होते हैं, संस्कृति वो धीरे धीरे करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, ठीक है। और संस्कृति सीखी जाती है, बिल्कुल सीखी जाती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इन विकल्पों में से सारे विकल्प सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। 68 नंबर प्रश्न, धर्म के प्रकार हैं, सामाजिक संगठन का आधार, बिल्कुल। व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं सामाजिक प्रकार, और संवेगात्मक सुरक्षा भी होती है, डी ऑप्शन। यहाँ पर देखेंगे धर्म के प्रकार हैं, यहाँ पर हैं लिखा हुआ है, डी ऑप्शन देखा, बिल्कुल लगा दिया हमने डी ऑप्शन, ठीक है। 68 का क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 68 का। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे क्या बनाते हैं। पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे एक विवाहित परिवार का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बनाते हैं, केंद्रीय परिवार बनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। चले 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, प्रगति वह है, प्रोग्रेस
जो मानव सुख में वृद्धि करती है। प्रगति को इस प्रकार किसने परिभाषित किया? प्रगति जो होती है वह मानव सुख में क्या करती है? वृद्धि करती है। प्रगति की परिभाषा इस तरीके से किसने दी है भैया? लेस्टर वार्ड महोदय ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर प्रश्न आ चुका है। परिस्थिति और भूमिका। भूमिका माने होता है समाज में आपका क्या रोल है, परिस्थिति आपका एक प्रकार सिचुएशन कैसी है वो समाज में, ठीक है, आपके स्तर पर है वो स्तरीकरण जो होता है वो। तो परिस्थिति और भूमिका से संबंधित 3 अवधारणाएं, भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला किसने दी है? तो परिस्थिति और भूमिका से रिलेटेड ये 3 अवधारणाएं, 3 कॉन्सेप्ट हैं, भूमिका प्रतिमान, भूमिका मतलब परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला। इसको किसने दिया भैया? इसको देने वाले जो विद्वान है उनका नाम है R.K. मर्टन। क्या नाम है? R.K. मर्टन का पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे भैया। 72 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत की राजधानी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, या फिर महाराष्ट्र की राजधानी, या प्रत्येक स्थान पर? तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है ये एक प्रकार से भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक प्रकार से स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। कितना भैया? 18 वर्ष जो है ये हिंदू विवाह अधिनियम जो आया था 1955 में, उसके अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की आयु जो है 18 साल और लड़कों की आयु 21 साल रख दी गई है। सामाजिक भौतिकी पद समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग किया था? तो ये भी मैंने आपको बताया था किसने किया था, अगस्त काम्टे ने ही किया था, लेकिन 1838 में इसके स्थान पर सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग भी उन्होंने ही कर दिया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 75 नंबर। जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जो नए हमारे साथ साथी लोग जुड़ चुके हैं वो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है भैया? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल G.R. मीड है, ठीक है, G.R. मीड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक समूह है धार्मिक समूह, परिवार, आर्थिक समूह या राजनीतिक समूह? तो प्राथमिक समूह जो होता है वो क्या होता है? प्राथमिक समूह अपना परिवार जो होता है एक प्राथमिक समूह होता है। 76 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब द्वितीयक समूह में आते हैं। कोई आर्थिक समूह है, कोई धार्मिक समूह है, राजनीतिक समूह, ये सब द्वितीयक समूह में आते हैं। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी है? चार्ल्स कूले महोदय ने दी है। यह बात आप ध्यान रखें, किसने दी है महोदय? चार्ल्स कूले महोदय ने दी है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 77 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका? 77 नंबर। जितने भी बच्चे जुड़े सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सारी बातें कौन करते हैं? मैकाइवर और पेज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, मैकाइवर और पेज। बहुत ही फेमस क्वेश्चन से सब हैं, परीक्षा में 100% आने वाले हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की मुख्य विशेषता है, बताएं। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय जो होता है उसकी मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी? आत्मनिर्भरता, देखिए विशेषता है या विशेषताएं है, सजातीयता और लघुता। आत्मनिर्भरता, सजातीयता और लघुता, ये तीनों विशेषताएं हैं लघु समुदाय की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी विशेषताएं, लाभ, हानि ये सब पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप डी लगाइएगा ऊपर तो सभी। 79 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो 78 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपका 79 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन समुदाय है? देखें, भोजनालय एक समुदाय नहीं, विद्यालय भी समुदाय नहीं, कारागार भी नहीं। एक गांव जो होता है एक समुदाय होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, हम की भावना होती है गांव में। अगर एक गांव के बच्चे को किसी दूसरे गांव का बच्चा मार दे तो तुरंत पूरे गांव वाले इकट्ठा हो करके दूसरे गांव के बच्चे को मारने लगते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो गांव एक प्रकार से क्या होता है, हम की भावना, अपने गांव के प्रति लोग रुझान रखते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 80 नंबर प्रश्न, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक, बड़ी फेमस पुस्तक है, किसने लिखा है? बताएं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल राइट आंसर है, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह भारतीय समाजशास्त्री हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक को किसने लिखा है? इन्होंने ही लिखा है। किसने? प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने लिखा है, ये बात आप ध्यान है, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। चले भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? संस्कृति के विभिन्न अंग हैं। संस्कृति 81 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, संस्कृति के विभिन्न अंग इनमें से कौन? सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल, संस्कृति संकुल, ये सब एक प्रकार से बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन होगा।
डी ऑप्शन बिल्कुल 81 का डी ऑप्शन। संस्कृति प्रतिमान, संस्कृति संकुल और संस्कृति तत्व, ये सब एक प्रकार से संस्कृति के विभिन्न अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 82 नंबर प्रश्न आपका, सभी लोग उत्तर बताएं। 82 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जितने भी बच्चे जुड़े हमारे साथ। भारत में कौन प्रजाति है बताएं। नागा एक प्रजाति है, या उरांव, या द्रविड़ियन, या संथाल, बताएं इनमें से कौन प्रजाति है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रजाति इनमें से कौन सी है। देखिए नागा जो है एक जनजाति है, नागा क्या है, जनजाति है। जनजाति और प्रजाति में डिफरेंस होता है। उरांव भी एक प्रकार से मुंडा, मुइया, डुइया, उरांव जो है, और ये झारखंड की जनजातियां हैं। नागा जनजाति भी पाई जाती है, तो ये भी जनजाति है। संथाल भी जनजाति झारखंड वगैरह में पाई जाती हैं, तो ये भी आपकी जनजाति है। जबकि द्रविड़ियन जो है एक प्रजाति है, ठीक है। द्रविड़ियन क्या है, एक प्रजाति है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रजाति कौन सी, द्रविड़ियन प्रजाति भारत में है। द्रविड़ियन मतलब द्रविड़ माने होता है दक्षिण वाला जो एरिया है वही द्रविड़ होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सॉरी। 83 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जब निम्न जाति की स्त्री ऊंची जाति के पुरुष से विवाह करती है तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए जब निम्न जाति की जो स्त्री होती है उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है तो वो कौन सी विवाह कहते हैं, उसको एक प्रकार से अनुलोम विवाह कहा जाता है। 83 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि अनुलोम विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह। देखें तो जब निम्न जाति की स्त्री होगी और उच्च जाति का पुरुष होगा तो कौन सा विवाह होगा, अनुलोम। अनुलोम माने समाज की दृष्टि से ठीक ठाक विवाह। जैसे कि मान लेते कोई ब्राह्मण की लड़की है और कोई शूद्र का जो मतलब कि कोई ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण का लड़का है, ठीक। देखें एक मिनट समझा रहा हूँ। कोई ब्राह्मण है, ठीक है, अभी समझ लो अनुलोम और प्रतिलोम दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा एक प्रकार से परेशान हो। ब्राह्मण का लड़का होगा, यानी लड़का एक प्रकार से क्या है, लड़का मतलब कि लड़का, चलो लड़की कर लो, और शूद्र कोई, या शूद्र हो या कोई वैश्य, शूद्र की का लड़का कोई है, ये विवाह जब होगा, चूंकि लड़की उच्च वर्ण की है, ठीक है, तो ये उच्च वर्ण हो जाएगा, उच्च वर्ण है, ठीक है, उच्च वर्ण है। और ये कौन सा है, निम्न वर्ण है, ठीक है, ये समझे। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई उच्च कोई नीच होता है, ये सब समानता की बात, मतलब ये बेकार चीज़ें हैं। ऊंचे नीचे कौन सा, पैदा हो गया ब्राह्मण घर में तो क्या ब्राह्मण हो जाएंगे, क्या क्षत्रिय, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रकार से भाई अपने अपने नियम है, सब बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निम्न, ठीक है, निम्न वर्ण, ठीक है। ब्राह्मणों अस्य मुखमसीद बाहुराजन्य कृता उर्तवैश्या पादाभ्याम शूद्रो जाता, सभी का अपना अपना स्थान है। बिना एक प्रकार से इसे ब्राह्मण मुखमंडल, क्षत्रिय भुजाएं, उरु मतलब जंघा आपका वैश्य और पैर आपका शूद्र, तो सभी के बिना एक प्रकार शरीर नहीं चलता। जिस तरीके से उसी तरीके से चारों वर्णों के बिना पूरा समाज नहीं चलता है। तो अनुलोम विवाह जो था एक प्रकार से वो समाज मानता था, लेकिन ये होता है, ये आपका कौन सा विवाह है, ये होता है प्रतिलोम विवाह। ये कौन सा विवाह, प्रतिलोम, यानी अगर ब्राह्मण की लड़की है, यानी उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का शादी कर ले तो ये प्रतिलोम विवाह, समाज इसको वैध नहीं मानता था। और अनुलोम विवाह क्या होता था, जब निम्न जाति की स्त्री हो और उच्च जाति का पुरुष हो, मतलब कि उच्च जाति का मतलब कि ब्राह्मण का कोई लड़का है, कोई ब्राह्मण का लड़का है, ठीक है, लड़का जो है उच्च जाति का हो, ठीक है, और लड़की जो हो निम्न की हो, तो लड़की के मतलब कि लड़की की क्या कहते हैं, लड़की की कोई जाति नहीं होती, ठीक है, पुराने ज़माने में आप सोचते हैं। तो लड़का जो है उच्च वर्ण का है तो लड़की उसके साथ जुड़ जाएगी, तो लड़का का जो टाइटल होगा पीछे वाला, जैसे शुक्ला के साथ शादी होगी तो शुक्ला बन जाएगा। यहाँ तक कि ब्राह्मणों में शुक्ला, मिश्रा, तिवारी ये सब होते हैं। अब मैं शुक्ला हूँ, अब मान लेते मेरी शादी किसी मिश्रा नाम की लड़की या किसी और भी किसी या पांडे नाम की लड़की से या किसी से हो जाता है, तो उसका टाइटल आकर के पीछे क्या बन जाएगा, आधार कार्ड थोड़े दिन बाद चेंज होगा और उसमें क्या लिखा जाएगा, फलाने शुक्ला, ठीक है, यानी शुक्ला नाम हो जाएगा उसका भी। क्यों, क्योंकि एक प्रकार से अनुलोम विवाह के तहत, तो अनुलोम विवाह समाज मान्य करता है, ठीक है। एक मतलब कि एक उच्च जाति का लड़का है और निम्न जाति की लड़की है तो ये अनुलोम विवाह होता है, और उच्च जाति की लड़की है और निम्न जाति का लड़का है तो विवाह वो प्रतिलोम हो जाएगा। उच्च मतलब कि यहाँ पर ऐसे कोई क्षत्रिय की लड़की भी है, क्षत्रिय की लड़की है और वो वैश्य के लड़के शादी कर लेती है तो वह भी प्रतिलोम विवाह होगा, ठीक है। या कोई वैश्य का लड़का है और शूद्र की लड़की शादी कर लेता है तो वो ठीक ठाक है, लेकिन शूद्र की लड़की मतलब शूद्र की लड़की मतलब शूद्र का लड़का है और वैश्य के लड़के के साथ शादी कर लेता है तो वो प्रतिलोम विवाह हो जाता है। समझ रहे ना, प्रतिलोम माने कि जो विवाह मान्य नहीं और अनुलोम माने जो मान्य है। 84 नंबर, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है कि यौन के लिए, यानी एक प्रकार से परिवार इसकी उत्पत्ति एक प्रकार से यौन साम्यवाद को कौन मानता है। 84 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का है, बिल्कुल मार्गन महोदय मानते हैं, LH मार्गन। बहिर्विवाह क्या होता है, बहिर्विवाह क्या होता है भैया, बहिर्विवाह होता है समूह से बाहर विवाह करना, अपने समूह से बाहर विवाह करना ही बहिर्विवाह कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 86 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय।
प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन साक्षरता का अंग नहीं है? साक्षरता का अंग कौन सा नहीं? भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 86 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साक्षरता का अंग कौन सा नहीं है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साक्षरता का अंग कविता और संगीत जो है ये साक्षरता के अंक मतलब कि सभ्यता के अंग नहीं है। कविता और संगीत सभ्यता के अंग नहीं, बाकी वैद्युत यंत्र, बैंक और मतलब की जो परमाणविक शक्ति होती है परमाणु वाली, वो सब एक प्रकार से एक सभ्यता के अंग होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? बड़ा फेमस प्रश्न है। तो सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था जे.एस. मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक विवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? एक विवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था भैया? बिल्कुल राइट आंसर होगा वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने क्या कहा था कि एक विवाह ही विवाह का सर्वोत्तम स्वरूप होता है। किसने कहा था? वेस्टरमार्क ने कहा था। अगला प्रश्न, क्या भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है इनमें से? भौतिक संस्कृति देखिए, पुस्तकें, कपड़ा और घर, ये भौतिक संस्कृति हैं, जबकि धर्म जो है ये अभौतिक संस्कृति होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 90 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भैया। प्रश्न, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, अपितु उसकी बहन है। यह कथन किसका है? 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसको किसने कहा था? ब्रंस और बेकर ने कहा था। क्या कहा था? ब्रंस और बेकर ने कहा था कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, अपितु उसकी बहन है। यह कथन किसने कहा था? ये ब्रंस और बेकर नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा था। 91 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर बताइए सभी लोग, बताएं। समाज की विशेषता है, समाज की विशेषता आप देखिए, विशेषता है, विशेषताएं हैं, मैंने कहा था समानता, भिन्नता। बिल्कुल, समाज में समानता भी होती है, भिन्नता भी होती है। समाज एक अमूर्त अवधारणा भी होती है, समाज दिखता नहीं है। ठीक है, पारस्परिक निर्भरता भी समाज में होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्या होता है? डिपेंड होता है। संबंधों की व्यवस्था होती है। डी ऑप्शन लगा देंगे ऊपर, तो सभी यानी इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में समाजशास्त्र के जनक जो माने जाते हैं वो जी.एस. घुरिया ऑप्शन में दिया है, तो जी.एस. घुरिया लगा देंगे। गोविंद सदाशिवराव घुरिये या राधा कमल मुखर्जी को भी माना जाता है। ठीक है, आर.के. मुखर्जी को भी मानते हैं बहुत सारे लोग जी.एस. घुरिये को मानते हैं, बट जी.एस. घुरिये और राधा कमल मुखर्जी में से जी.एस. घुरिये को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया 93 नंबर, सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं का योग है? सोशियोलॉजी जो है ये लैटिन और ग्रीक का है। सोशियस शब्द लैटिन भाषा का है और ग्रीक शब्द जो है ग्रीक का लोगस शब्द है। तो लोगस शब्द जो बना हुआ है लोगस, ठीक है, लोगस शब्द या लोगास शब्द जो है ग्रीक भाषा का है और सोशियस शब्द जो है इससे बना हुआ है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? अरस्तु का कथन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल। 95 नंबर प्रश्न, जाति का निर्धारण होता है किसके द्वारा? जाति का निर्धारण जो होता है वो किसके द्वारा होता है भैया? विवाह, जन्म या व्यवसाय या शिक्षा के द्वारा। तो जाति का जो एक प्रकार से निर्धारण होता है आजकल वो जन्म से होता है। जन्म से जाति, देखिए जातियाँ जन्म पर ही आधारित होती हैं, जबकि वर्ण जो होते हैं वो कर्म पर आधारित थे पहले। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 96 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करते रहिएगा। समाज रीतियों और कार्य प्रणालियों, अधिकार और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों और विकास मतलब कि उपविभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था होती है समाज। ठीक है, समाज क्या होता है? रीतियों और कार्य प्रणालियों की, अधिकार और पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों और उपविभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था होता है क्या? समाज। इस निरंतर परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। यह समाज की परिभाषा को देते हुए किसने कहा? इस कथन को किसने कहा था भैया? 96 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी लोग बताएं। बिल्कुल, मैकआइवर पेज ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई इसका PDF कैसे प्राप्त करना है, किसी भी सब्जेक्ट का PDF कैसे प्राप्त करें, हमारा कोर्स में कैसे ज्वाइन हो, ठीक है, तो उन सभी के लिए बच्चों के लिए है कि परीक्षा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी परीक्षा सर पे आ चुकी है। 3 दिसंबर से परीक्षा किसी की 5 से है, किसी की शुरू हो चुकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शुरू हो चुकी है और DDU की होने वाली है। मतलब इन सभी की परीक्षाएं जो हैं, प्रोफेसर रज्जू भैया की शुरू हो चुकी है, कानपुर विश्वविद्यालय की सभी की परीक्षाएं जो है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की सबकी परीक्षाएं जो दिसंबर में शुरू होनी, मतलब दिसंबर में शुरू है फर्स्ट वीक से ही। SMS करें, सभी की तैयारी हो जाएगी। 91 61 93 60 62 पर SMS करें। सभी सब्जेक्ट की एक प्रकार से मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सबकी वीडियो, सबकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। चैप्टर वाइज क्लासेस की PDF नोट्स मिलेगी। जो भी है आपको जैसे पढ़ना होगा आप पढ़िएगा, जब मन होता पढ़िए, जितनी मन हो, जितनी बार देखिए वीडियो, जितनी मन हो PDF पढ़िए। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना नाम,
अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम। आपके जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपके 5 सब्जेक्ट लगभग होंगे, 3 मेजर सब्जेक्ट होगा, 1 माइनर सब्जेक्ट होगा और एक आपका को करिकुलर होगा। इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में आपकी करवाई जा रही है। 100 रुपये में आपकी सारी व्यवस्था कर दी गई भाई। जिन बच्चों को जुड़ना है फटाफट से हमारे पास एसएमएस करें इस नंबर पर अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, ठीक है, और मात्र 100 रुपीज़ में आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। आपके पास एक इसके अंदर सेंड करेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर एक प्रकार से क्या होगा, आपकी विधिवत तैयारी होने वाली है, ठीक है, और आपके पास पर्सनली सारी चीज़ें सेंड कर दी जाएंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हो रही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि आपके पेपर में क्या क्या आने वाला है, उसको एक प्रकार से चीज़ें कैसे क्रैक करनी है, आपको क्रैश कोर्स टाइप की व्यवस्था सब कुछ कर दिया गया है। तो आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने हैं और इसमें सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी। आपकी परीक्षा चाहे एक प्रकार से लिखित हो, चाहे परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि आपकी परीक्षा चाहे अति लघुत्तरीय पेपर, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप का हो, चाहे एक प्रकार से आपका जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हो, मेजर हो, माइनर हो, को करिकुलर हो, सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो जो बच्चे एक प्रकार जुड़ना चाहते हैं सभी लोग जुड़ जाइएगा। सभी बच्चों के लिए प्रकार से व्यवस्था है। अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही, डीडीयू की ऑब्जेक्टिव होगी, मां शाकुंभरी की ऑब्जेक्टिव होगी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की ऑब्जेक्टिव होगी। ऐसे सभी विश्वविद्यालय की ऑब्जेक्टिव जो होने वाली उनके लिए। और लिखित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और ऐसे आपका जेएनसीबी जन चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, और ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी में परीक्षाएं लिखित होने वाली है। लिखित ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए एक प्रकार से व्यवस्थित है चीजें। फटाफट से एसएमएस करें 91 से 93 62 पर ज्वाइन हो जाए हमसे, ठीक है। धन्यवाद। चले आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग बताएं भाई, प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका। प्रिमिटिव कल्चर, बताएं प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 97 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव कल्चर, बिल्कुल राइट आंसर होगा। एडवर्ड टायलर ने लिखा प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? एडवर्ड टायलर ने इस पुस्तक को लिखा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 98 नंबर प्रश्न है, जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णतः वंशानुगत होता तो उसे क्या कहते हैं? जब एक वर्ग सही अर्थ में या पूर्णतः वंशानुगत होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम जाति कहते हैं। 98 नंबर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, उसी को हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। अगला प्रश्न 99 नंबर, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था भैया, वो पारित हुआ था कब? 1955 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया, मिताक्षरा नाम की टीका किसने लिखी है? मिताक्षरा नाम की टीका लिखी है विज्ञानेश्वर ने। ये बात ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी अब की बार मैंने आप लोग आंसर कर रहे थे तो अब की बार आंसर भी सभी का एक प्रकार से व्यवस्थित कर दिया गया। तो ये आंसर भी आपको पीडीएफ जब लेंगे तो पीडीएफ में आप सभी के आंसर भी मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे जब आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास का एक प्रकार से आप देखेंगे, इसका भी मैंने दे दिया है तो आप सभी बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है। 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज इसका भी हो चुका है। मध्यकालीन इतिहास का और भी चीज़ें होंगी, और भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।